सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके बाल विकास के यहाँ पर सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के। आप देख सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा दोस्तों, आप लोग अच्छे से मिलाइएगा और आप लोग ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ये क्वेश्चन 2017 के पेपर में पूछा गया था और ये फिर रिपीट हुआ है। मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या फिर बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में मध्यमान, मध्यांक, बहुलक ये तीनों आते हैं, लेकिन प्रसार नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रसार, या ऑप्शन नंबर 3 जो है प्रसार, ये सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यही आंसर किया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो सही हो गया, आपने देख लिया पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे। तो आप सभी लोगों को पता है थॉर्नडाइक ने सीखने के प्रमुख 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है 3, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशु जो होता है, जो बच्चा होता है, उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना पेपर बहुत अच्छा किया होगा। अगर आपने अच्छे से मेरी सारी वीडियोस देखी थी तो निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। टॉलमैन, स्किनर, कोहलर, हल। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, तो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पर है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है, बच्चों के अंदर अपराध करने की जो क्षमता होती है, या फिर ये कहें कि अपराध करने की जो उनकी आदत होती है, वो कब पड़ती है। तो ये किशोरावस्था में पड़ती है। अगर बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिला, सही प्रकार से उनको मार्गदर्शन नहीं मिला, तो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और उन्हें कोई भी आसानी से अपनी बातों में ले सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है किशोरावस्था, ये राइट आंसर हो जाएगा। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास इसी अवस्था में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अच्छे से यहाँ पर मिला लिए हैं, अभी तक जितने मैंने यहाँ पर कराए हैं। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवसायिक विकास में या समायोजन में। तो जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं बच्चे के बौद्धिक विकास से संबंधित होती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है बौद्धिक विकास में, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है। दोस्तों, ये जो कथन है ये डम्बिल का है, या डम्बिल भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह डम्बिल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या सभी अवस्थाओं में। तो जो बुद्धि का विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। सीखने को प्रभावित करने वाला प्रेरणा, ध्यान, रुचि या फिर स्मृति। सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे के अंदर प्रेरणा का होना, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रेरणा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे दोस्तों। बालक में यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोत हैं, या बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या उपयुक्त सभी। दोस्तों, उद्दीपक, आवश्यकता, चालक, प्रेरक, यही होते हैं प्रमुख रूप से अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के स्रोत। तो यहाँ पर उद्दीपक दिया हुआ है, आवश्यकता दिया हुआ है, लेकिन चालक और प्रेरक के स्थान पे यहाँ पर रुचि दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 4 जो है उपयुक्त सभी, इसी के अंदर जाएंगे, क्योंकि अभिप्रेरणा बच्चे में तभी उत्पन्न होती है जब उसके अंदर उसके लिए रुचि होती है, उसके लिए अभिप्रेरणा, उस चीज को करने के लिए उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, तभी अभिप्रेरणा होती है। तो उद्दीपक, आवश्यकता, रुचि, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से तो दिया नहीं हुआ है कि 1 और 3 किसी ऑप्शन में दोनों, जबकि ये दोनों ही सही है उद्दीपक आवश्यकता। इसीलिए यहाँ पर हम रुचि को भी लेते हुए ऑप्शन 4 को सही लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको किसी विषय की वीडियोस नहीं मिल रही है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपको नोट्स चाहिए या कोई भी दिक्कत है, तो इस नंबर पर आप हमारे चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगर आपने अच्छे से हमारे चैनल से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों। आनुवांशिकता का वाहक होता है आरएनए, केंद्रक, जीन्स या फिर सिरा। तो आनुवांशिकता के वाहक होते हैं जीन्स। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है व्यक्तिगत विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि या ये सभी। तो सबसे अच्छी विधि होती है प्रक्षेपण विधि। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण जो है ये बुद्धि मापन से संबंधित है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों यही राइट आंसर होगा, क्योंकि भाटिया बैटरी परीक्षण मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं। शिक्षा में सृजनात्मकता यहाँ पर होना चाहिए था, सर्जनात्मकता छप गया है। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, सीखना, तर्क, चिंतन या कल्पना। तो दोस्तों शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग चिंतन के रूप में होता है। ठीक है, चिंतन, चिंता नहीं बल्कि चिंतन, क्योंकि बच्चे में जितनी चिंतन करने की क्षमता होगी वह उतने ही नए नए चीजों का, नए नए वस्तुओं की रचना करने में वह माहिर होगा। ठीक है, नवीन नवीन उस बच्चे के अंदर विचार आएंगे। तो इस तरीके से जो सृजनात्मकता होती है वो चिंतन में क्या करती है, मदद करती है। इसीलिए सृजनात्मकता, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं आप देखो पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, जहां पर भी वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो चीजें वो बहुत अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, तो सृजनात्मकता से मौलिकता तथा नवीनता के अद्भुत गुणों का विकास होता है और इससे चिंतन की प्रबल इच्छा प्रखर एवं विकसित होती है। तो चिंतन की प्रबल इच्छा विकसित होती है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, आसानी से किसी भी समस्या का हल भी ढूंढ लेते हैं अपने चिंतन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 15 है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। तो इन्होंने 4 स्थितियां बताई हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही रहेगा। 4 इन्होंने बालक के विकास की, बौद्धिक विकास की या संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है इंद्रियजनित गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस मिला लिए। अब यहाँ पर हम अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है जिससे वह बालकों की रुचियों का, आवश्यकताओं की पता लगा पाए और किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है इसका अनुमान लगा पाए। क्योंकि बाल मनोविज्ञान में ये चीजें सिखाई जाती है कि किस तरीके से किस बच्चे को हमें कैसे पढ़ाना है या किन किन शिक्षण सूत्रों का, किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो मुख्यतः समूह, टोली में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इसे टोली की आयु भी कहते हैं। और ऐसे बच्चों के अंदर संचय करने की जो कला होती है वो होती है, अपने खिलौनों को इकट्ठा करते हैं, उसको सही से रखते हैं ऐसे बच्चे। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताइए। यानी कि ऐसे बच्चे जो चीजें भूल जाते हैं कैसे उनको याद रखा जाए, कैसे क्या प्रयास किया जाए या क्या उपाय किया जाए कि बच्चे कम भूले। तो विस्मृति कम करने के पहला उपाय दोस्तों, बार बार जो चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं उनका रिवीजन कराया जाए जिससे बच्चे भूले ना, और बच्चों को ऐसे खेल खिलाए जाए जिससे उनकी जो मेमोरी है वो स्ट्रांग बने, ऐसे खेल खिलाए जाए उनको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। तो रुचि अगर बच्चे के अंदर होगी तभी वह उस विषय को में इंटरेस्ट लेगा और तभी उस विषय को अच्छे से पढ़ पाएगा। इसीलिए जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है वो बहुत जरूरी होता है कि बच्चों के अंदर हो। किसी भी विषय के प्रति अगर होगा तभी बच्चा अच्छा कर पाएगा। अगर बच्चा मैथ में उसकी का इंटरेस्ट है तो वो मैथ में बहुत अच्छा करेगा, अगर साइंस में अच्छा है तो साइंस में भी अच्छा करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो एक
विषय में सीखा हुआ ज्ञान या एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरी स्थिति में प्रयोग हो रहा है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे अगर हमने साइकिल चलाना सीखा है तो हमारे लिए बाइक या स्कूटी चलाने में वह साइकिल चलाना सीखना मदद करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अधिगम स्थानांतरण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर में ही लिखना था तो बहुत बड़ा हम लिख नहीं सकते क्योंकि मिलना तो एक ही नंबर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। तो दोस्तों जो शिक्षा है इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, क्योंकि जो शिक्षा होती है इसी से व्यक्ति समझ पाता है कि किस तरीके से व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कैसे हमें अपनी बातों को रखना है और किस तरीके से हम समाज में अपना एक मुकाम बना सकते हैं। तो व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर अब बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। तो दोस्तों सबसे आसान परिभाषा बकिंघम की है, जो कि कहते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये बकिंघम का कथन है। ठीक है, बहुत ही आसान सी परिभाषा इन्होंने बुद्धि की दी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि की परिभाषा दी है, सत्य अथवा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की योग्यता ही बुद्धि है, ये थॉर्नडाइक ने कहा है। और टर्मन के अनुसार भी मैं आपको बताती हूँ, अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, ये टर्मन ने कहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, सहस्वावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों सबसे पहला जो अगर हम विशेषता की बात करें तो सहस्वावस्था जो कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चों की का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। क्योंकि एक नंबर का प्रश्न है तो आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, तो इनका जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, इनकी लंबाई भार दोनों में ही वृद्धि होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो पर निर्भरता। दोस्तों इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो असहाय की स्थिति में होता है, क्योंकि वह पूरी तरीके से चाहे वह भोजन हो, चाहे वह उसकी जो भी आवश्यकताएं होती है वो उसके लिए अपने घर के सदस्यों पर, अपने माता पिता पर निर्भर होता है और इस तरीके से बच्चा पर निर्भरता पर होता है। ठीक है, और इसके अलावा बच्चा अपरिपक्व होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है, छोटा होता है और सीखने की बहुत ज्यादा प्रबलता होती है, सीखने के बहुत इच्छुक होते हैं ये बच्चे। कोई भी चीज अपने माता पिता को करते देखेंगे तो सोचेंगे कि हम भी ये कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, समायोजन क्या है। दोस्तों जो समायोजन है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, और ये परिभाषा है गेट्स की। ठीक है, समायोजन को लेकर के, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने अपने और वातावरण के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है, अपने आसपास की दुनिया से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। दोस्तों जो सबसे फेमस परिभाषा हुई है वो आलपोर्ट की हुई है, और आलपोर्ट ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना, और व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है और विद्यालय में भी हम सीखने के लिए ही आते हैं। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, कल्पना से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मैकडूगल ने कल्पना की परिभाषा इस तरीके से दी है कि जो कल्पना है वो दूरस्थ वस्तुओं के विषय में चिंतन है, यानी कि ऐसी वस्तु जो हमारे आंख के सामने तो नहीं है लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए उसको अपने फ्यूचर में देख रहे हैं। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कल्पना ही तो कर रहे हैं। हम बैठे हुए हैं दिल्ली में लेकिन हम सोच रहे हैं अमेरिका के बारे में, तो ये क्या हुआ, कल्पना ही तो हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों संतुलन का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, जैसे कि तराजू होता है, तो हम अगर कोई सामान ले रहे हैं, 1 किलो ले रहे हैं, अगर हम 1 किलो आलू ले रहे हैं दुकान पर, तो 1 किलो का बाट रखता है वो सब्जी वाला और दूसरी तरफ वो 1 किलो आलू रखता है, तो वो संतुलन बनता है। उसी प्रकार से जीवन में भी हमें हर जगह पर एक संतुलन बना करके रखना होता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, जहां पर भी बच्चा जाता है उसे वहां पर अपना संतुलन बना करके रखना होता है, लोगों से व्यवहार बना करके रखना होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, अधिगम स्थानांतरण क्या है। तो ऑलरेडी ये आप लोगों ने अभी देखा है, अधिगम स्थानांतरण के प्रत्यय को स्पष्ट करिए, फिर वही प्रश्न है।
तो एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में जो हम प्रयोग करते हैं वही अधिगम स्थानांतरण होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो जब बच्चा शैशवावस्था में है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था में, तो ऐसी अवस्था में बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए और बच्चों के ऊपर बिल्कुल बर्डन नहीं डालना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन तक आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये सारे प्रश्न भी बहुत आसान है और ये 2-2 नंबर के प्रश्न है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। तो यहाँ पर पूरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे विषयों को आप देखिए। जो भी वीडियोस नहीं मिल रही है यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको बता दिया, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप इस नंबर पर और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। कैसा हुआ था कमेंट जरूर करिएगा और सारे विषयों के मैं सोल्यूशन लेकर के आऊंगी और सारे विषयों के आपके फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियोस की लिंक, क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।